हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले और एक पार्ट हम ला चुके थे, ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले का प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, अब आगे का प्रश्न देखेंगे जो आप लोग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और जो भी हो समझ जाइए थोड़ा सा कि एग्जाम में आप लोग लिख सको। कल एग्जाम है और तैयारी बिल्कुल बढ़िया है आप सभी का, और जितना बताएं उतना कर लिए तो एग्जाम बढ़िया ही जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और पढ़िए, अंतिम वक्त तक पढ़िए। बिल्कुल कहते हैं ना कि अंतिम वक्त तक हार नहीं मानना है। समजात एवं समरूप अंगों के उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, समजात अंग, समरूप अंग, नाम से ही पता चल रहा है। समजात मतलब जिसमें जाति समान होता है, समरूप मतलब रूप समान होता है, देख रेख एक जैसा होता है। देखिए क्या है समजात अंग, समरूप अंग। समजात अंग का अर्थ होता है दोस्तों ऐसा अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य क्या हो जाता है, भिन्न भिन्न हो जाता है, उन्हें समजात अंग बोलते हैं। देखिए मतलब भाई साहब, जाति में समान होगा, उत्पत्ति में समान होगा, संरचना में भी समान होगा, बट बोले हम एक जैसा कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, हम एक जैसा कार्य नहीं करेंगे तो वही समजात अंग होता है। समजात अंग होता है ना, जाति भाई होता है ना, भाई आदमी जाति भाई आदमी, भाई साहब मतलब एक काम कोई करेगा दूसरा काम वो नहीं करना चाहेगा। मतलब जैसे इस तरह से याद रखना, एक ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं उसे समजात अंग कहते हैं। वही समरूप अंग का बात देख लीजिए दोस्तों, कि वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होते हैं, मतलब रूप समान होता है। समरूप मतलब रूप समान और कार्य भी समान करता है परंतु उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका। समजात अंग समझिए क्या है, कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति और संरचना में, मतलब संरचना मतलब क्या, आकार में, बनावट में जो है वो समान होता है परंतु कार्य अलग अलग करता है। समजात अंग क्या हो जाएगा, कार्य अलग अलग करेगा बट संरचना समान होगा। समजात अंग ऐसे अंग जिसकी संरचना समान होती है परंतु कार्य भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समजात अंग बोलेंगे, याद रखिएगा। जैसे अब देखिए क्या, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद। ठीक है, पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद कार्य अलग अलग होता है लेकिन इसका दोस्तों संरचना आप लोग देखेंगे। ठीक है, अभी तो यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, देखेंगे तो एक जैसा होता है। मनुष्य की बाजू और गाय का अग्रपाद, ठीक है, ये भी कार्य में क्या अलग अलग कार्य करता है। ठीक है, मनुष्य का बाजू अलग करता है, गाय का पैर अग्रपाद जो आगे का पैर अलग कार्य करता है। मेढक का अग्रपाद मतलब आगे का पैर, और पक्षी के पंख, ठीक है, इनका भी संरचना होता है वो सेम होता है लेकिन इनका कार्य दोस्तों अलग अलग होता है। समझ रहे, पंछी के पंख और घोड़े के अग्रपाद जो है, ठीक है, संरचना में समान होगा बट कार्य अलग होगा। तो ये सब याद रखिएगा, मेन है ये चीज, समरूप याद रखिए ना, ये वाला याद रह जाएगा। वे अंग जो समान कार्य करते हैं देखने में भी समान होते हैं। समरूप मतलब क्या, रूप समान कार्य समान, रूप समान कार्य समान परंतु उत्पत्ति भिन्न भिन्न होता है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। जैसे कीट के पंख तथा पक्षी के पंख, दोनों का काम समान है भाई साहब, उड़ेगा लेकिन उसका संरचना अलग अलग होता है, इसलिए क्या होता है समरूप मतलब रूप समान होगा। ठीक है, रूप समान होगा और कार्य भी समान होगा बट उसका संरचना जो होगा, बनावट जो होगा ना, वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख दोनों उड़ता है लेकिन उसका बनावट सेम है क्या, नहीं है, उसका हाँ काम सेम करता है, देखने में भी समान है लेकिन उसका संरचना होता है ना अलग अलग होता है। कीट के पंख और चमगादड़ के पंख, ये भी दोनों उड़ने का ही काम करता है, समान काम, पर इसका संरचना अलग होता है। चने के पौधे तथा मटर के पौधे में दोस्तों प्रतान, ये भी इसका भी संरचना अलग अलग होता है, काम समान करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हम आप लोग मॉडल पेपर में भी बता चुके थे। ठीक है, तो इसको जस्ट थोड़ा बहुत याद रख लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम है अभी। और देखिए क्या है, जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थ, इसको समझ जाइए अच्छे से, देख लीजिए। जैव निम्नकरणीय मतलब वैसे पदार्थ ना जो पूरा पूरी गल जाता है मिट्टी में। जैव अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर, मतलब जिसको आप छोड़ दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कागज को रख दो, वो जैव निम्नकरणीय है। अजैव निम्नकरणीय कौन है, जैसे प्लास्टिक हो गया, वो गलेगा नहीं। ये पदार्थ जैव निम्नकरणीय जो पदार्थ होते हैं, ये पदार्थ जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार परिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। और ये क्या, जीवाणु और बैक्टीरिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस तरह परिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए हुए रखता है। ठीक है, अपघटित हो जाता है, जैसे कागज ही रखिए ना, कागज के छोटे छोटे कीड़ा लग जाता है उसमें, फिर मिट्टी मिल जाता है। तो इस प्रकार जो पदार्थ होते हैं दोस्तों वो जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। ये अजैव निम्नकरणीय की बात करो तो देख लीजिए क्या है, वे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है, मतलब जिन्हें आप सरल पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं, जैसे डीडीटी। प्लास्टिक, भाई साहब प्लास्टिक भी याद रखिए ना, उसको मिट्टी में मिला पाओगे, नहीं मिला पाओगे। ये पदार्थ बैक्टीरिया और जीवाणुओं से अपघटित नहीं होते, बस सेम उसका उल्टा है। ये क्या, ये वैसे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। हानि रहित मतलब क्या, जिसमें हानि नहीं होगा, जैसे गोबर हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया। बट यहाँ पर देखिए कैसे लिखिएगा, जब अंतर में आएगा तो एक तरफ जैव निम्नकरणीय, एक तरफ अजैव निम्नकरणीय। जब मैं हमेशा बताया हूँ, जब भी अंतर में आएगा तो लाइन देके लिखिएगा। और अजैव निम्नकरणीय क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता है।
ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया और छोटे छोटे कीड़ों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, पर जो अजैव निम्नकणीय वो अपघटित नहीं होते हैं। बस हो गया। और इसको बड़ा बड़ा कर आप लोग लिख सकते हो, समझ गए। तो बस मेन है ये जो होता है ये गल जाता है, सड़ जाता है, मिट्टी में मिल जाता है जैव निम्नकणीय, और अजैव निम्नकणीय वो नहीं होता है, समझ रहे हो, जैसे प्लास्टिक हो गया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 4 नंबर नहीं बताएं दोस्तों, 4 नंबर उतना जरूरी नहीं था। 5 में देखिए, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानवों में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। ठीक है, लिंग निर्धारण मतलब कौन लड़का होगा कौन लड़की होगा, इसका निर्धारण कैसे होता है। देखिए, नर में क्या होता है, XY गुणसूत्र होता है, और मादा में XX गुणसूत्र होता है। ये आप लोगों को बहुत बार बताएं हम। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है। अब देखिए, मादा के पास क्या होता है, XX होता है, नर के पास XY। मादा के पास Y वाला कुछ है क्या, नहीं है। मतलब इससे स्पष्ट होता है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है। ठीक है, जब नर और मादा के संयोग से जब निषेचन होता है, तो जब संतान की उत्पत्ति होती है, तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। ठीक है, जो भी नर शिशु होगा मतलब नर के पास क्या होना चाहिए, XY होना चाहिए। अब जो समाज में जो दोष देता है कि हाँ ये औरत बच्चा मतलब लड़का पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसमें दोस्तों औरतों का कुछ भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि उनके पास XX गुणसूत्र होता है। लड़का के पैदा होने में पुरुषों का हाथ होता है, क्योंकि उसमें X और Y गुणसूत्र होता है। अगर पुरुष अपना Y दे और स्त्री अपना X दे, ठीक है, स्त्री तो X ही दे पाएगी और कुछ दे नहीं पाएगी, और पुरुष अगर Y दे तो यहाँ पर XY हो जाएगा, तो XY मिलकर क्या बना देगा, ये पुरुष का जन्म होगा, मतलब लड़के का जन्म होगा। वहीं अगर यहाँ पर लड़का, ठीक है, जो नर है वो अपना X देता है, और यहाँ पर जो मादा है वो भी अपना X देती है, तो यहाँ पर एक लड़की का जन्म होता है। समझ गए, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इससे स्पष्ट है मादा के पास Y नहीं होता है, तो वो उसका कोई भी मतलब उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकती, नर को उत्पन्न करने में। नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है, तो इससे XX जुड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। समझ गए कि X अगर लड़का भी अपना X देगा, मतलब नर भी अपना X देगा और मादा भी अपना X देगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, XX बनेगा जोड़ा, अर्थात संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष अपना Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा, लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र और स्त्री का X लिंग गुणसूत्र मिल जाए, जैसा भी मैंने बताया, तो XY बनेगा, XY लिंग गुणसूत्र बनेगा, जिसमें लड़के का जन्म होगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर लिंग का निर्धारण होता है। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल छाप दीजिएगा। अगला सवाल है, ओजोन क्या है। तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जो एक परत के रूप में होता है। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी किरणों को परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ओजोन क्या है, एक ऑक्सीजन का अपर रूप है, ठीक है, जो एक परत के रूप में होता है। यह सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी विकिरण से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, सभी लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। देखिए, ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है जो परावैंगनी किरणों से बचाती है। क्या करती है, आप लोग पता है कि ओजोन जो है पृथ्वी है, ये उसके चारों तरफ एक आवरण बनाती है, जिससे हानिकारक किरणें जो सूर्य से आती है उससे हम लोग को बचाती है परावैंगनी किरणों से। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले चालक परावैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। ओजोन क्या करता है, जो भी खतरनाक परावैंगनी किरणें आती है सोख लेती है और उनको पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती है। ये परावैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है, जो आता है सूर्य से परावैंगनी विकिरण हमारे लिए बहुत हानिकारक है, और इस प्रकार ये परितंत्र को नष्ट होने से बचाती है। समझ गए। अगला सवाल है, ओजोन परत को क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। ओजोन परत, दोस्तों 5 नंबर का तीनों सवाल है, 3 A B C आ सकता है। तो ओजोन परत का जो क्षय होता है उससे बचने, मतलब उसको कम करने के क्या उपाय उठाए गए हैं। तो देखिए, क्षय करने के उपाय जो कम करने के, क्षय को कम करने के लिए 3 कदम उठाए गए हैं। क्या क्या, देखिए, CFC के उपयोग पर नियंत्रण किया गया। आप लोग का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ओजोन का वो है CFC। शुभ हम बताएं इसका फुल फॉर्म याद है, किसी को याद है तो कमेंट में एक बार लिख देना सभी लोग, ठीक है। नाभिकीय विस्फोट कर नियंत्रण किया गया है। नाभिकीय विस्फोट का क्या किया गया, नियंत्रण का गया। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, क्योंकि नाभिकीय विस्फोट होगा तो जाकर आगे में ओजोन को ही फिर इफेक्ट करेगा। सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग। सुपरसोनिक, मान लीजिए यहाँ से विमान जाएगा करके ऊपर, तो यहाँ पर ओजोन परत को क्षति करेगा, तो सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग पर यहाँ बल दिया गया है, ठीक है। बस ये चीज़ यहाँ पर ये कदम उठाए गए हैं। अगला सवाल है, पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर को बताइए। ये भी दोस्तों आ सकते हैं 5 नंबर में। क्या, देखिए, पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। मतलब क्या, आहार श्रृंखला मतलब क्या, एक चीज दूसरा चीज को खाते हैं, एक चीज दूसरा चीज को खाता है, ठीक है।
आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं जिसे पोषी स्तर कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी देसी भाषा में लिख सकते हो कि आहार श्रृंखला में, हाँ, पर्यावरण में एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, इस प्रकार से एक श्रृंखला बनता है जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। इस प्रकार आप सिंपल अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट बेस्ट लैंग्वेज ये वाला है कि आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता, उत्पादक मतलब क्या, जो चीज़ों को तैयार कर रहा है, जो स्वयं पोषण करता है, मतलब पेड़ पौधे हो गया, और उपभोक्ता जो उस चीज़ को खाता है, ये दोनों क्या एक जाल, मतलब एक दोनों का स्थान क्या है, ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को एक नई संरचना प्रदान करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। जैसे घास को खा गया बकरी, बकरी को खा गया शेर, इस प्रकार से और भी बीच में बहुत सारा आता होगा, तो सबको मिलाकर जो ये जो है इसी को पोषी स्तर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए क्या दिए हैं, पादप है, पादप को खा गया कीट, कीट को खा गया मेढक, मेढक को खा गया सर्प और सर्प को खा गया चील। ठीक है, तो ये पोषी स्तर का एक उदाहरण भी दिया हुआ है। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखिए क्या है, वही वाला है कि ऊपर दी गई दोस्तों खाद्य श्रृंखला 5 कड़ियाँ है, क्या क्या है, जिसमें पादप प्रथम पोषी स्तर है। पादप क्या है, प्रथम पोषी स्तर है, जिसे स्वयंपोषी भी बोलते हैं। पादप तो स्वयंपोषी होता है, अपना खाना खुद तैयार करता है। द्वितीय पोषी स्तर में कीट है, क्या है, कीट है जो प्रथम उपभोक्ता होगा। यहाँ पर देखिए कीट है, द्वितीय इसमें कीट है जो कि पादप को खाता है। तृतीय पोषी स्तर में क्या है, मेढक है, मेढक है, देखिए यहाँ पर ऊपर मेढक है जो कीट को खाता है। इस पर चतुर्थ में सर्प है जो मेढक को खाता है, और 5वां पोषी स्तर में चील है जो कि सर्प को खा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि जो प्रथम उपभोक्ता है वो है कीट जो पादप को खाता है, और अंतिम उपभोक्ता यहाँ पर चील बन रहा है, और पादप क्या है, उत्पादक है। समझ गए। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देख लीजिए और आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो सभी को जरूर शेयर कर दिया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न समझा दिए हैं, जितना लिख सको यार लिख देना, ठीक है, छोड़ना नहीं। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।